जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह फूल पत्ती वाली क्लास के लोकप्रिय शिक्षक कुमार गौरव सर द्वारा संकलित करंट अफेयर वार्षिक अंक 2023 है, जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक सभी प्रमुख घटनाएं इस बुक में दिया है। जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों 3 टॉपिक मैंने पहले से करा रखा है। यह टॉपिक नंबर अभी 4 होने वाला है, जो अति महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के माध्यम से। मैंने इससे पहले करंट अफेयर 2023 का अति महत्वपूर्ण 1000 प्लस वन लाइनर क्लासेस मैंने करा दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं ना। तो इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं, आपको बताए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक। देखिए, मैंने वन लाइनर फैक्ट्स कर दिया है, फिर विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सभी करंट अफेयर भी कवर करा दिए हैं हमने। इस सेशन में जो करने वाले हैं हम लोग दोस्तों, बता दें आपको, यहाँ से भारत सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रमुख स्टैचू, केंद्रीय बजट 2023 से 24 एवं आर्थिक सर्वेक्षण भी, भारत के रामसर स्थल भी करेंगे हम लोग, और भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में और विविध घटनाक्रम के बारे में। इस सेशन में हम लोग यह जो है पूरे 6 सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कुमार गौरव सर द्वारा यह थॉट जो है उसे हम लोग एक बार पढ़ते हैं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया कार्यक्रम के बारे में, जिसमें पहला आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आई डिटेल्स देखा जाए। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी 2019 को कहाँ पे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की, उत्तर प्रदेश में किए। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। लागू कब किया गया? 1 दिसंबर 2018 से। तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के बाद की अवधि से दे है। पात्र परिवारों SMFS को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष 4 माह की 3 किस्तों में प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपये उपलब्ध कराई जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत बता दें आपको, यह 1 जनवरी 2017 को प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 2017 को प्रभावी हुआ। योजना के तहत गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरे करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इस अटल पेंशन योजना में की शुरुआत इसकी 1 जून 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय है। लक्ष्य है इसका कि निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना है। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान किया जाएगा। पात्रता है 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक धारकों को यह पात्र दिया जाएगा। अभिदाता द्वारा जो है अंशदान की न्यूनतम अवधि कितनी है? 20 वर्ष है। 5 वर्ष तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड REC के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत बता दें आपको 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ शुरू किया गया। लक्ष्य है कि चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। इसका घटक है वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक खाते, शाखा, बीमा, पेंशन आदि को उपलब्ध कराना। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी कराना प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से। इसकी प्राप्तता जो है
18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाते धारक पात्र होंगे इसके। प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से हो जाएगी, अपने आप बैंक से काट लिए जाएंगे ये एक्टिव होने के बाद। 20 रुपये प्रति वर्ष। दुर्घटना या मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता से 2 लाख रुपए की आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएंगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत देखिए इसकी शुरुआत कब होती है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को होती है। इसमें प्राप्तकर्ता कितने आयु के हो सकते हैं, तो 18 से 50 वर्ष की आयु सभी व्यक्ति हो सकते हैं। प्रीमियम राशि कितनी है, 436 रुपये प्रति वर्ष। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आपको अपंग हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो इसमें 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत। नेक्स्ट है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम से शुरू किया गया है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किए गए। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य है इसका कि वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यान्वयन एजेंसी ए स्मॉल फाइनेंस एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को किया गया। इस योजना में ताड़ित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। लक्ष्य है उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना। नोडल एजेंसी है राज्यों के कृषि विभाग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके बारे में देखिए, इसकी शुरुआत मई 2017 में की गई। केंद्र प्रायोजित संपदा है यह को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। इसका नाम पहले स्टार्ट किया गया था संपदा नाम से, इसका पूरा नाम कर दिया गया अब किसान संपदा योजना 16 मई 2017 को। इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को होती है। इसका लक्ष्य है आगामी 4 वर्ष 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। योजना में श्रम बाजार में 9 प्रवेशी व 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़े वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने के विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये प्रति आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रावधान है। राष्ट्रीय पोषण मिशन। यह राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन, यह मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य क्या था, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चे को प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्तलपता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकसित मामलों को 38.4% NFSH 4 से कम करके वर्ष 2022 तक 25% लाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में देखिए, इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को होती है। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में है। मुद्रा 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
शिशु उद्योग 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख तक और तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको शहरी के लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी के लिए, ग्रामीण के लिए तो पहले से था ही। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को। लक्ष्य है इसका 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। शहर में जो गरीब है उनको आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 संवैधिक कस्बों को कवर करेगी। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के बारे में देखा जाए, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई, जबकि 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत कब होती है स्टार्टअप इंडिया की? शुरुआत देख लीजिए दोस्तों, 16 जनवरी 2016 को होती है, लेकिन इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को हुई। उद्देश्य इसका क्या है कि नवोन्मेषण को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआती हेतु अनुकूलन वातावरण का सृजन करना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से किया गया था। इसका प्रावधान क्या था? तो इसका प्रावधान था कि यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु यह पेंशन योजना है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया इसको। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है, LIC का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत होती है 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। लक्ष्य इसका क्या था? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये इसका आदर्श वाक्य है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 का शुरुआत की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी घोषणा कब होती है? 13 जनवरी 2016 को। शुरुआत कब हुई? खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी रहा है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि कितना है? तो खरीफ की फसल पर 2.0%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागानी फसलों पर 5% है। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो का निर्देशित प्रतिशत होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से यह योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ धारा खेत हरा का नारा भी दिए थे। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान इसका है कि किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने के लिए आयु कितने 18 से 40 वर्ष का निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पर 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा करेगी। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोग के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों का पहचान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ग्रामीण के लिए है। शहरी के लिए तो हम लोग पढ़ लिए, अब ग्रामीण के लिए पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है
20 नवंबर 2016 को। इसका लक्ष्य है 2022 तक सबके लिए आवास, ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत कब होती है? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरू कब होती है? 25 जून 2015। स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब होती है? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य है गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 75:25 यानी 75:25 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुपात 90:10 का होगा। स्टैंड अप इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2015 को, घोषणा होती है और इसकी शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। इसका लक्ष्य क्या था? संस्थागत साख संरचना के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पूर्ण वित्तीय पोषण किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी के द्वारा पूर्ण वित्तीय पोषण किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। यह तीन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट है उदय योजना। यह उज्ज्वल डिस्कॉम एसोसिएशंस योजना जो है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो है उदय योजना को ही कहा गया। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2015 को होती है। इसका लक्ष्य है बिजली वितरण कंपनी जो है डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनः स्थान करना। क्रियान्वयन इसका क्या है? ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया यह कार्य। नेक्स्ट आइए कि इसके जो वन लाइनर के रूप में हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान के मुख्यालय के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा गुरुग्राम में है। अफ्रीकी संघ AU का कहाँ है? अदीस अबाबा में। संघाई सहयोग संगठन SCO का चीन बीजिंग में है। बिम्स्टेक का कहाँ है? ढाका में, बांग्लादेश में पड़ता है। WTO व्यापार संगठन का कहाँ है? जिनेवा में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का है? काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दक्षिणी पूर्व एशियाई देश का संघ कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय संघाई चीन में है। एशियाई विकास बैंक ADB का मनीला फिलीपींस में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। यूरोपियन संघ का ब्रुसेल्स में बेल्जियम में पड़ता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, यह भी बेल्जियम में पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है जो नीदरलैंड में पड़ता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में जो इटली में पड़ता है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC जो USA में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, यह भी USA में है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स जो फ्रांस में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। भारत के प्रमुख स्टैचू के बारे में देखिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित किया गया। संत श्री रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ नॉलेज यह महाराष्ट्र के जो है लातूर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। कहाँ पे इसका किया गया है? महाराष्ट्र के लातूर में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यह बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक के प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी श्री जी महाराजा की मूर्ति है।
स्टैचू ऑफ पीस जो है श्री रामानुजाचार्य के स्टैचू कहाँ बनाई गई? जम्मू कश्मीर में बनाई गई श्री रामानुजाचार्य जी का। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम राजस्थान के नाथ द्वार शहर में स्थित है, भगवान शिव की प्रतिमा है यह। स्टैचू ऑफ बिलीफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ऐसे हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म किया। केंद्रीय बजट 2023 से 24 का है, आर्थिक सर्वेक्षण भी लेके आएंगे, इसी में रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए इस सेशन को कवर किया जाए, केंद्रीय बजट 2023 से 24 को, इसका संपूर्ण विश्लेषण लिया जाए। जो भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछते हैं ये दोस्तों रामबाण बुक है, तो ये जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो आइए इसे शुरू किया जाए। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री के रूप में, इनका लगातार 5वां बजट था, ने 2023 से 24 का बजट पेश की है, जो अमृतकाल 2022 से 2047 तक का पहला बजट है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष में विश्व ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास कितना प्रतिशत तक होने की अनुमान है? 7% तक होने का अनुमान है। 1 जनवरी 2023 को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है के अंतर्गत आगामी 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता जो प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना लागू की है। और कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। अमृतकाल के विजन को हासिल करने के लिए 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किए जाएंगे। तो ये कौन कौन से बिंदु है देखिए। पहला जो है कि युवा वर्ग पे, पहला क्या है? युवा वर्ग पे विशेष ध्यान देते हुए नागरिक के लिए अवसर। दूसरा है कि रोजगार सृजन में वृद्धि। तीसरा क्या है? सुदृढ़ एवं स्थिर बहुत जो है बृहद आर्थिक वातावरण। नेक्स्ट है ये बजट की 7 प्राथमिकताएं, जिसको हम लोग सप्तऋषि इसमें नाम दिया गया है, उसके बारे में पढ़ा जाए, इसको कंप्लीट देखा जाए कि इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं जो सप्तऋषि की अवधारणा की भांति कार्य करती है। तो देखिए पहला क्या है? समावेशी विकास है। दूसरा क्या है? अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तीसरा क्या है? अवसंरचना एवं निवेश है। चौथा है सक्षमता को सामने लाना। और 5वां है हरित विकास। छठा है युवा शक्ति। और 7वां क्या है? वित्तीय क्षेत्र है। तो इसे सप्तऋषि की अवधारणा की भांति इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ग्राफ भी दिया है इसका। कृषि एवं सहकारिता के बारे में इसमें देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि कृषि गतिविरोधक जो है निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, युवा उद्यमी को प्रोत्साहित कर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एग्री स्टार्ट एप्स खोलने के लिए कृषि गतिरोधक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य किसानों के समक्ष आ रही चुनौती को नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। आत्मनिर्भर जो है बागवानी, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मिलेट के लिए जो है किसके लिए? मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। देखिए मिलेट के उपभोग से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों की कल्याण को बढ़ावा मिलता है। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय जो है बाजरा अनुसंधान केंद्र जो हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान को विश्व स्तर पर साझा किया जा सके। स्वच्छ शिक्षा तथा कौशल वर्धन के बारे में जानेंगे कि वर्ष 2014 से स्थापित 147 मेडिकल कॉलेज के साथ सह स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। सिकल सेल जो है एनीमिया उन्मूलन मिशन वर्ष 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए मिशन
की शुरुआत होगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जो है जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की जो है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का कार्य किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में जो है आरबीसी सेल की कमी होती है। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, तो बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पीएम प्रधानमंत्री पीवीटीजी, ये क्या है? प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन है। यह विकास रूप में संवेदनशील जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री ने यह विकास मिशन को शुरू किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो विकास कार्य योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है ऊपरी भद्रा परियोजना। क्या है ऊपरी भद्रा परियोजना? जो है कर्नाटक का सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संसाधनीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने तथा पेयजल के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को जो है 5,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। भारत साझा पुरालेख निधान, जो भारत साझा पुरालेख निधान है, एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय के प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्रता वृद्धि करके जो है इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा और वर्ष 2019 से 20 के परिव्यय के लगभग 3 गुना अधिक होगा। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट जो है 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। रेलवे के लिए जो है दोस्तों 2,40,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय की प्रावधान की गई है इस बजट में। परिव्यय और 2013 से 14 में किए गए परिव्यय के लगभग कितना गुना है? 9 गुना अधिक है। शहरी अवसंरचना विकास निधि जो है RIDF की तहत प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनतम के जो है उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। देश के शीर्ष शैक्षणिक जो है संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो है 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियां द्वारा की जाएगा। 5G जो है शुरुआती 1 अक्टूबर 2022 सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए जो इंजीनियरिंग संस्थाओं में 100 प्रोग्रामशालाओं स्थापित की जाएंगे। हरित हाइड्रोजन मिशन, बता दें इसमें 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है। पीएम प्रणाम जो है पृथ्वी माता के पुण्य उद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरक के संतुलन प्रयोग तथा इसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम में जो है क्या, ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए जाएंगे। मिस्टी, यह जो है तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस जो है आमदनी के लिए मांग पहल मिस्टी की शुरुआत की जाएगी। देखो अपना देश, इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट जो है कौशल वर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वय स्थापित करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढांचों को विकास किया जाएगा। यूनिट मॉल जो है यह राज्यों को उनके स्वयं के लिए जिला एक उत्पादन GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी वित्तीय राजधानी 01 यूनिट मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित की जाएगी। मतलब 1 यूनिट मॉल स्थापित करने की प्रोत्साहित की जाएगी। महिला समान बचत प्रमाण पत्र जो है एकल
नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया जाएगा। महिला या बालिकाओं के नाम से 2 वर्ष की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा को प्रस्तावित किया जाएगा। ये कितने वर्षों के लिए? मात्र 2 वर्षों के लिए। 2025 में ये खत्म हो जाएगी। राजकोषीय प्रबंधन जो है, राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को 2023 से 24 की अवधि तक पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। राज्यों के राजकोषीय घाटे, राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। संशोधित अनुमान जो है 2022 से 23। तो देख सकते हैं उधारियों में इतर कुल प्राप्ति का संशोधन अनुमान जो है 24 लाख करोड़ है। 24 लाख करोड़ है। इसमें निवल का प्राप्ति कितना है दोस्तों? तो 20 लाख, लगभग 21 लाख करोड़ है। कुल व्यय के संशोधित अनुमान जो है 41 लाख करोड़ है, जिसमें पूंजीगत व्यय कितना है? 7 लाख करोड़ करीब में है। राजकोषीय घाटे संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.5% में है लगभग। बजट अनुमान 2023 से 24 में देखिए कि वर्ष 2023 से 24 में कुल प्राप्ति या कुल व्यय के क्रमशः कितना है? 27 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल की प्राप्ति कितना है? 23 लाख करोड़ के अनुमान लगाया गया है। और 2022 से 23 में कितना था? 20 लाख। और 23 से 24 में कितना हो गया? 23 लाख। 3 लाख करीब में इंक्रीज किया है। इसमें जीडीपी में भी बढ़ोतरी किया गया है। 2023 से 24 में 5.9% और 2025 से 26 में बता दें कि राजकोषीय घाटे जीडीपी के 4.5% नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा। और 2022 से 23 में कितना था? 6.4 था। व्यक्तिगत आयकर देखिए तो मध्यम आय वर्ग के लाभ हेतु पहली जो है रिबेट की सीमा जो है 5 लाख से बढ़ाकर नई अर्थव्यवस्था में 7 लाख रुपए तक करने की प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई भी कर भुगतान नहीं करना होगा। उससे ज्यादा होगा तो उनको कर भुगतान करना होगा। दूसरे प्रस्ताव में जो है वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते ही 6 आयकर जो है स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। इन 6 स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख अर्थव्यवस्था को कर संचालन को बदला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कर और इसकी नई दरें देख सकते हैं। 3 लाख तक रहेगा तो इस पे कोई भी कर नहीं। 3 लाख से 6 लाख के करीब, 3 लाख से जहां जो ऊपर आया तो उस पे 5%। यदि 9 लाख तक आएगा तो उसे 10%। यदि 12 लाख तक तो 15%। 12 लाख से ऊपर मतलब 15 लाख तक तो 20%। और यदि 15 लाख से ऊपर तो 30% उनको टैक्स देना पड़ेगा। बजट का इतिहास है कि 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री कौन थे? शनमुखम सेठी के द्वारा पारित किया गया। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई के द्वारा पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1947 में जब भारत पहली बार आज़ाद हुआ था उस समय जो है पहला बजट कौन पेश किया था? शनमुखम सेठी। जब गणतंत्र हुआ हमारा देश उस समय वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। बजट के इतिहास में सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश की थी है। बजट के इतिहास में पूर्णकालिक तथा सबसे अधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की है। केंद्रीय राजस्व और व्यय के एक दृश्य देख सकते हैं यहाँ पे कि रुपए आता है और रुपए जाता है। तो यहाँ पे उधार व अन्य देयताएं पैसे कितना है, निगम पैसे कितना है, ये सारे डिटेल्स में ऐसे दिया है। इससे पहले हम लोगों ने तो ये पाईग्राफ के रूप में दिया है दोस्तों, ग्राफ के रूप में हम लोगों ने डिटेल्स तो इसे पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23। तो इसे भी कवर किया जाए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है दोस्तों स्टार्टिंग में कि 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 पेश की है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य अतिथि जो है आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? मध्यावधि स्थिति, यानी मध्यावधि स्थिति जो है आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। इसके तथ्य कौन कौन से हैं? अर्थव्यवस्था की विकास दर जो है मार्च 2023 को समाप्त होने
वर्ष के जो है वर्ष के लिए 7% मतलब वास्तविक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष इसका कितना रहा था, लगभग 9% रहा था, 8 से ऊपर रहा था। पिछले साल की आर्थिक सर्वेक्षण देखा जाए 2022 से 23, तो देश की जीडीपी विकास दर जो है 8 से 8.5% अनुमान किया गया था। अब वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है 2023 से 24, इसमें जीडीपी 6 से 6.5% अनुमानित किया गया है रहने का। और वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% होगी। भारत जो है पीपीपी मतलब कार्य शक्ति क्षमता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक जो है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय जो है कितना होगा, 96,522 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि कितना है, 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक बताया गया है कि 2022 में जो है जीएसटी करदाताओं की संख्या जो है 70 लाख से दुगुना होकर कितना हो गया है, 1,14,000 कितना हो गया है, 1 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ पहुंच गया है। सर्वेक्षण के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 जो है दौरान राजकोषीय घाटा 6.5% रहा था। पिछले वर्ष कितना था, 6.5% से ज्यादा रहा था, लगभग 6.7% रहा था। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना है, 562 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 मुद्रास्फीति की दर जो है कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में है कृषि का जो है सकल मूल्य वर्धन मूलभूत कीमत पर जो है 3.5% रहा, जो पिछले वर्ष के 3% से अधिक है। पिछले वर्ष 3 था, इस बार जो है 3.5% हो गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से लेकर नवंबर 2022 के दौरान औसतन कितना अधिक हुआ है, लगभग 30.5% अधिक हुआ है। 21 से 22 के दौरान देश का रिकॉर्ड जो है 5 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन मूलभूत कीमतें हैं जो 4% रही। पिछले वर्ष कितना रहा था, 10.5% से काफी कम रहा था। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि जो है 9% रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष लगभग 8.5% से अधिक थी। भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई कॉमर्स बाजार के जो है वर्ष 2025 तक हर साल जो है 18% दर बढ़ाने का अनुमान है। वर्ष 2021 में भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र रहा है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात लगभग 332 अरब डॉलर का हुआ। भारत खुदरा जो है मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में लगभग 7.5% से पहुंच गया। और केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र की बजट जो है व्यय वित्त वर्ष जो है 23 में बजट अनुमान जो जीडीपी का लगभग 2% और वित्त वर्ष 2022 में जो है लगभग 2.2% अनुमान किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2021 में कितना था, 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2016 के रुपए जो है 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में कितना हो गया, 21.3 लाख करोड़ हो गया। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखने की प्राप्ति के लिए नेट जीरो संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से जो है 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया है। भारत वर्ष 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। वर्ष 2020 से 21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर लगभग 9% हो गया है और औद्योगिकी क्षेत्र द्वारा समग्र संकल्प मूल्य वर्धित जो है लगभग 3.5% से बढ़कर पिछले दशक में कितना रहा था, 2.8% औसत वृद्धि से अधिक है। भारत जो है
वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना है। भारत में कुल टेलीफोन ग्राहकों की संख्या लगभग 117.8 करोड़ सितंबर 2022 तक यह रिकॉर्ड किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 44% ग्राहक है। आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा वार्षिक दस्तावेज है। यह आर्थिक सर्वेक्षण जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी वार्षिक क्या है, यह वार्षिक दस्तावेज है। एक भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक नजर देख सकते हैं यहाँ पे कैसा इसका पाइग्राफ तैयार किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत के 75 जो है रामसर स्थल, तो इसे एक नजरों में हम लोग आइए देखते हैं। भारत के जो है 75 रामसर स्थल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन रहता है यहाँ हर एग्जाम में। तो भारत के जो है 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थलों की सूची 11 आर्द्र भूमि शामिल की गई। भारत में कुल अब 75 रामसर स्थल हो गया है। तमिलनाडु में अधिकतम रामसर भूमि स्थलों की संख्या 14 है और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रामसरों की स्थल कितनी हो गई है 10 हो गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा देखिए। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर जो है रामसर में अवस्थित किया गया था। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। रामसर साइट्स केंद्र और केंद्रशासित मतलब किस राज्य में है और कब इसकी घोषणा की गई, तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन रामसर साइट्स यह किस राज्य के हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ये दोनों कवर किया जाए, रामसर साइट्स कौन है और किस राज्य के हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो है चिल्का झील, ये किस राज्य में है, ओडिशा में है। इसको 1981 में ही घोषित कर दिया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, सिर्फ हम लोग रामसर साइट्स और केंद्र और केंद्रशासित राज्य को देखेंगे। लोकटक झील मणिपुर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। फिर से रिकॉल करते हैं, चिल्का झील ओडिशा में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। हरिके झील किस राज्य में है, पंजाब में। सांभर झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में। कंजली झील पंजाब में, कंजली झील पंजाब में। रोपर आर्द्र भूमि पंजाब में, रोपर आर्द्र भूमि पंजाब में। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। दीपोर बिल असम में, दीपोर बिल असम में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश। तसो मोरोरी झील लद्दाख में, तसो मोरोरी झील लद्दाख में। अष्टमुरी झील केरल में, अष्टमुरी झील केरल में। अस्मत सस्थम कोटा झील जो है केरल में, सस्थम कोटा केरल में है। बेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र केरल में है, बेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र केरल में। भोज आर्द्र भूमि क्षेत्र मध्य प्रदेश, भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में है। भीतर कनिका मैग्रोव ओडिशा में, भीतर कनिका मैग्रोव ओडिशा में है। पॉइंट कैलिमर और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, पॉइंट कैलिमर और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में, पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में। चंदेर टल आर्द्र भूमि, चंदेर टल आर्द्र भूमि जो है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर, होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर। सुरिनसर और मानसर झील, सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में। रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में, रुद्र सागर झील त्रिपुरा। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। नंदूर मधेश्वरी महाराष्ट्र में, नंदूर मधेश्वरी महाराष्ट्र में है। कोसपुर जो है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में है। नेक्स्ट है नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में है, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। रामसपुरी, रामसपुरी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, रामसपुरी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई जो है, सरसई नावर झील यह जो है उत्तर प्रदेश में, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड। कावड़ झील, कावड़
ताल झील जो है बिहार में, कांवड़ ताल झील बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र लद्दाख, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, हैदरपुर वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, खजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में, करी किली वन्य पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु में, पाल आर्द्रभूमि मिजोरम में, साख्य सागर मध्य प्रदेश में, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, उदय मार्थदमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वेदांथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, वेम्बनूर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, सतकोसिया गॉर्ज ओडिशा में, नंदा झील गोवा में, रंगनाथीतू वीएस कर्नाटक में, शिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश, टम्पारा झील ओडिशा में है, हीराकुंड रिजर्व ओडिशा में है, अंसुपा झील ओडिशा में है, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, सुचिंद्रन थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है, वुडूवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, काजीरंगपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थाने क्रीक महाराष्ट्र में है, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है, सालबुग वेटलैंड्स कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। इसको 2022 में घोषित किया गया है। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये खत्म हुआ हम लोग का। तो देख सकते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पे आ गए हैं। भारत के 15वें क्रम के राष्ट्रपति बनी कौन? द्रौपदी मुर्मू के बारे में आइए पढ़ते हैं हम लोग। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की व्यक्तिगत रूप से 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। किनको हराया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यशवंत सिन्हा को हराया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। यदि आदिवासी में देखा जाए दोस्तों तो यह पहली बनी है, और यदि ऐसे महिला में देखा जाए तो दूसरी बनी है। पहला कौन था दोस्तों? पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लिए हैं, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के तौर पर भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश NV रमना के द्वारा पद की शपथ दिलाई गई इनको। अभी तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की हैं, जो अब तक की युवा राष्ट्रपति बनी हैं। अब तक की भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं, जो 64 वर्ष की हैं। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल के तहत झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में वर्ष 2015 से 21 तक कार्यरत रही। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था इनका जन्म। अब आते हैं भारत के 14वें क्रम के बने जो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जो जगदीप धनखड़ जी हैं। 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के व्यक्तिगत रूप से 14वें क्रम के हिसाब से 16वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। क्रम के हिसाब से 16वें और व्यक्तिगत के रूप से 14वें क्रम के हैं, जिन्हें यूपीए उम्मीदवार कौन है दोस्तों? मार्गरेट अल्वा को हराकर। किसको हराकर दोस्तों? मार्गरेट अल्वा को हराकर इन्होंने यह जीत लिया है।
उपराष्ट्रपति पद को। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण किए। जगदीप धनखड़ के बारे में आइए जानते हैं कुछ। इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के जो है झुंझुनू में हुआ है। 1951 में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। वर्ष 1989 से लेकर 1991 तक जो है झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा सांसद रहे। वर्ष 1991 में धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वर्ष 1993 में वह अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने और इसके बाद वर्ष 2003 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जगदीप धनखड़ भौरे सिंह शेखावत के बाद इस पद पर निर्वाचित हुए, जो राजस्थान के दूसरे नेता हैं। इससे पूर्व जो है भौरो सिंह शेखावत ने 11वें उपराष्ट्रपति के तौर पर अगस्त 2002 से लेकर 2007 तक पदभार संभाले थे। धनखड़ के जीतने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य से हैं। वर्तमान में एक राज्य के राजस्थान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति क्रमशः ओम बिरला और जगदीप धनखड़ हैं, जो दोनों कहाँ के हैं दोस्तों, दोनों राजस्थान के ही हैं। वैसे हम लोग ने ये कंप्लीट किया। जो एक प्रमुख महोत्सव है जो एक नज़र में हम लोग देखते हैं बस वन लाइनर के रूप में, महोत्सव त्योहार और उसका स्थान कहाँ पे, ठीक है। मरु महोत्सव जो है यह कहाँ पे मनाया जाता है, पोखरन जैसलमेर में होता है दोस्तों। मरु महोत्सव पोखरन जैसलमेर में। मेदराम यात्रा कहाँ पे होता है, तेलंगाना। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। ऊंट महोत्सव बीकानेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख मुखौटा में, स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। लोसार फेस्टिवल लद्दाख में, लोसार फेस्टिवल लद्दाख। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। मक्करविलक्कू फेस्टिवल केरल, मक्करविलक्कू फेस्टिवल केरल। सिग्मो फेस्टिवल गोवा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। वांचुंग फेस्टिवल असम में, वांचुंग फेस्टिवल असम। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई। बथुकामा फेस्टिवल तेलंगाना, बथुकामा फेस्टिवल तेलंगाना। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु। फुलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा, फुलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। मांडू फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश। निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल मध्य प्रदेश, निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल मध्य प्रदेश। धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा, धानु यात्रा महोत्सव ओडिशा में। रज महोत्सव ओडिशा में, रज महोत्सव ओडिशा। नुईखाई महोत्सव ओडिशा में ही, नुईखाई महोत्सव ओडिशा। हेरथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, हेरथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु, पोंगल महोत्सव तमिलनाडु। ओनम फेस्टिवल केरल, ओनम फेस्टिवल केरल। छठ पर्व महोत्सव बिहार, छठ पर्व महोत्सव बिहार। सरहुल पर्व झारखंड, सरहुल पर्व झारखंड। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। बोईता वंदना ओडिशा, बोईता वंदना महोत्सव ओडिशा, बोईता वंदना ओडिशा में। कलपथी रथ महोत्सव केरल, कलपथी रथ महोत्सव केरल। वोनालू त्योहार तेलंगाना, वोनालू त्योहार तेलंगाना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी। थय्यम महोत्सव केरल, थय्यम महोत्सव केरल। अटुकल पोंगल केरल, अटुकल पोंगल केरल में। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में। अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर, अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर। नवरोज त्योहार पारसी धर्म के द्वारा,
नवरोज त्यौहार पारसी धर्म मनाते हैं और नवरेह त्यौहार जम्मू कश्मीर के द्वारा मनाया जाता है। नवरेह त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। वैसे हम लोगों ने महत्वपूर्ण में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और संबंधित विवरण देखिए। अनुच्छेद 1 में है क्या, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 5 से 11 में आता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान आता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में आता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 के 1 में आता है बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में आता है कि प्राण एवं दैवी की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के ए में आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में जो है बालक का नियोजन का प्रतिशोध, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक जो है कारखाने में वर्क नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में है धर्म का आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता है। धर्म का आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 37 में है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय रहेगा। अनुच्छेद 38 में है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 के ए में है कि निःशुल्क विधिक सहायता देना। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार और मादक पेय पदार्थ। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के 1 में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यह किस देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में है क्षमा दान की शक्ति। अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 108 में है कुछ राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 111 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में है संसद विश्रांति काल में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में है उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किसी भी विषय पे। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 148 में आते हैं। अनुच्छेद 149 में है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां हैं। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में है कि राज्यों की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्यों का महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्याति करने की शक्ति किसको है, राज्यपाल की। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में है कूटरीति निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 246 के ए में है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 के क में है संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार से लाकर संपत्ति के अधिकार में डाला गया इसे। अनुच्छेद 315 जो है संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। और अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन के अधीनक्ष निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के 1 में है अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 में राज्य संघ की राज्य भाषा है। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा। अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने में देश में उपबंध।
अनुच्छेद 360 में है वित्त आपातकाल के बारे में उपबंध दिया है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 368 में है संविधान का संशोधन करने की शक्ति जो है सांसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। तो हमने देखा ये कुमार गौरव द्वारा जितने भी कराए जाते हैं हर वीडियो में दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उनका करेंट अफेयर जो होता है ये 15 मिनट का जो अनुच्छेद वाला रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। विविध घटनाक्रम देख सकते हैं। नो हार्डिंग डे के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें क्या है नो हार्डिंग डे? पहला है दोस्तों नो हॉर्निंग डे। नो हॉर्निंग डे यानी कि इसमें हॉर्न नहीं बजाने के बारे में कहा गया है, ऐसा कुछ है क्या? तो आइए देखते हैं। इसमें 14 जून 2023 को मुंबई ट्रैफिक पुलिस, बिल्कुल दोस्तों उसी के बारे में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नो हॉर्निंग डे मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जून 2023 को। इसके तहत जो है मुंबई वासियों से आवश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ अभियान में भाग लेने का आग्रह भी किया गया, जो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बनता है। इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2023 जो हुआ है दोस्तों, इसमें भारत ने सुहल जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप विश्व कप 2023 में 15 पदक, 6 जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि भारत के बाद कोरिया जो है कुल 12 पदक और यूएसए कुल 9 पदक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे निशानेबाजी में पहला स्थान भारत का रहा है और ये आयोजित कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो जर्मनी में आयोजित हुआ। भारत पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे कौन रहा है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पे रहा कोरिया और तीसरे स्थान पे रहा यूएसए। कुल मिलाकर 46 विभिन्न देशों के 511 जूनियर निशानेबाजों ने 1 से 9 जून 2023 तक समाप्त हुए चैंपियनशिप में भाग लिए थे। टोटल कितने मेंबर थे दोस्तों? 511 जूनियर निशानेबाज भाग लिए थे, जिसमें भारत नंबर 1 रैंकिंग पे रहा। नेक्स्ट आता है कि डायमंड जो है पेरिस डायमंड लीग, तो यह खिताब जो है भारत के दिग्गज जो है एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फ्रांस में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में 8.09 मीटर छलांग लगाकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ग्रीस के मिल्टियाडिस टेंटुंगलू ने 8.13 मीटर की छलांग के साथ पेरिस डायमंड लीग जीत लिया है। स्विट्जरलैंड के जो है साइमन इहेमर ने जो है दोस्तों 8.11 मीटर का छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किसका है? तो कहाँ के दोस्तों? यह जो है पेरिस के हैं। ये ग्रीस के हैं दोस्तों। पहला स्थान प्राप्त किए हैं, दूसरा स्थान जो स्विट्जरलैंड के, तीसरा स्थान पे कौन है दोस्तों? भारत के दिग्गज रहे हैं, मुरली श्रीशंकर रहे हैं। नेक्स्ट है फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 के बारे में आइए जानते हैं हम लोग। यह जो है सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित फीबा 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिया है 2023। यह 30 मई से लेकर 4 जून 2023 को सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने फीबा 3x3 विश्व कप 2023 जीता, जो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। पुरुषों की श्रेणी में सर्बिया ने फाइनल में यूएसए 21-19 को हराकर, 21 किसका रहा दोस्तों? सर्बिया का, और यूएसए कितना रहा? 19 को हराकर 8वां संस्करण जो है 8 संस्करणों में अपना 6ठा खिताब जीता है। कौन? सर्बिया ने। लातविया ने ब्राजील को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है कि भारत नामीबिया आयोग की पहली बैठक हुई है। यह जून 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जिनका शॉर्ट नाम है एस जयशंकर, उनका फुल नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में विदेश मंत्री नेतुम्बो नादी एंदेतवाह के साथ जो है भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किए। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूती करने के उद्देश्य से जेसीसी का उद्घाटन सत्र में दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी और पर्यावरण, पर्यटन, सांस्कृतिक में अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में चर्चा की है। इसके अलावा जयशंकर ने विंडहोक
विंडहोक में भारत नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उद्घाटन में भाग लिए हैं। फ्लैंडर्स कप 2023 के बारे में देखिए। फ्लैंडर्स कप 2023 ये क्या होता है दोस्तों? यह शीर्ष भारतीय धावक जो है अमलान बोर्गोहेन ने फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीटर में पुरुष की 100 से 200 मीटर दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आयोजन कहाँ पे? बेल्जियम के मर्कसेम में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? बेल्जियम के मर्कसेम में किया गया। बोर्गोहेन ने 10.70 सेकेंड का समय निकालकर सबसे तेज मैन ऑफ द मीटर का खिताब अपने नाम किया। इसके पास जो है 10.25 सेकेंड में 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। जमैका के जो है ऑब्रे एलन ने 10.80 सेकेंड समय के साथ रजत पदक जीता, जबकि बेल्जियम के विक्टर हाफमैन्स ने 11.01 रन के साथ कांस्य पदक जीते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में आइए देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है? इसके जारीकर्ता कौन है दोस्तों? कौन जारी करता है? तो इसका करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका संस्करण कौन है? 17वां संस्करण है इसका ग्लोबल जेंडर गैप का। कुल इसमें देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 146 देशों की संख्या है। भारत का स्थान कैमा है? 127वां है। 2022 में क्या था? 135वां था। सुधार हुआ है इसमें दोस्तों। शीर्ष 3 देश कौन है? पहला है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। अंतिम 3 देश कौन है दोस्तों? सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, चाड और अल्जीरिया है। वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2023 के बारे में आइए देखते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस विश्व की शीर्ष 10 सबसे अच्छी विमानन कंपनी की सूची में शीर्ष पर है सिंगापुर। और 20 जून 2023 को पेरिस में एयरलाइंस की ओर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस पुरस्कार प्राप्त किया है पेरिस में, जिसे विमानन उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसके बाद कतर एयरलाइंस दूसरे, ऑल निप्पन एयरलाइंस तीसरे स्थान पर रहा है। ओलंपिक ऑर्डर के बारे में आइए देखिए। यह जो है 20 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में देखिए। 20 जून 2023 को पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। अग्निशास्त्र वन अभ्यास के बारे में आइए पढ़ते हैं। अग्निशास्त्र जो है दोस्तों, अग्निअस्त्र वन अभ्यास के बारे में देखिए तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 19 जून 2023 को अग्निअस्त्र वन का अभ्यास आयोजन पूर्वी लद्दाख में किया। कहाँ पे किया? पूर्वी लद्दाख में। इन अग्निअस्त्र वन अभ्यास में भारतीय सेना के विभिन्न तोपखाने प्लेटफॉर्म शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव के बारे में देखिए तो यह 21 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन केरल में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किए हैं। ISC। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के बारे में आइए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर 20 जून 2023 को विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया बहुआरा गांव में शुरू हुआ है, जो 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। श्री महावीर अस्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल के नेतृत्व में यह मंदिर अयोध्या में निर्माणाधीन रामलला मंदिर के आकार को पार करने के लिए तैयार किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स क्या है? तो देखिए इसमें जो 21 जून 2023 को भारत अमेरिका रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का उद्घाटन वाशिंगटन में किया है। इंडस रक्षा विभाग जो है और US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप्स, थिंक टैंक्स, निवेशकों और उद्योगों को बढ़ावा देना है। ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 के बारे में देखिए। यह 12 से 21 जून 2023 तक हांगकांग के मोंगकोक में
मिशन राउंड ग्राउंड में खेले गए पहले ACC वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत की महिला ए क्रिकेट टीम ने लता मंडल की बांग्लादेश ए को 31 रन से हरा दिया। श्वेता सहरावत की कप्तानी वाली भारत ए की महिला इमर्जिंग एशिया कप का उद्घाटन का संस्करण चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें ने भाग लिया। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम क्या है? तो यह 20 जून 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेज के छात्रों को घर से कॉलेज तक का बस किराया भी मिलेगा। राज्य सरकार 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी कॉलेज पर आने जाने के लिए प्रतिदिन 20 रुपये का भुगतान करेगी। क्लैगनार कलम स्मारक, क्लैगनार कलम स्मारक के बारे में देखिए तो यह 20 जून 2023 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चेन्नई में मरीना समुद्र तट से बंगाल की खाड़ी में मुथमीज अरिंगनार डॉक्टर कलंगनार पेन स्मारक के निर्माण में तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के लिए 15 शर्तों के साथ तटीय विनिमयन क्षेत्र जो है CRJD के मंजूरी दी है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के बारे में देखिए, यह 22 जून 2023 को उत्तर प्रदेश ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्षों की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ होगा। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल की अध्यक्ष रूबी सिन्हा के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन्स वर्टिकल यानी ब्रिक्स CCIW का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको, रूबी सिन्हा को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए। उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक के बारे में देखिए, 20 जून 2023 को नई दिल्ली के जो है सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के लिए पहला स्कीन बैंक का उद्घाटन किया गया। भारत में 16 त्वचा बैंक है जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जा सकती है। महाराष्ट्र में 7, चेन्नई में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में 1 है। पहला प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, यह 21 जून 2023 को आचार्य N गोपी को एक सांस्कृतिक संगठन और भारत राष्ट्र समिति की वास्तविक शाखा भारत जागृति द्वारा स्थापित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार प्रदान किया गया। EIUS वैश्विक लेबिलिटी इंडेक्स के बारे में देखिए, जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल देशों की संख्या कितना है? 173 देशों की संख्या इसमें टोटल। नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पे, नई दिल्ली और मुंबई 141वें और चेन्नई 144वें स्थान पे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट सूची में अहमदाबाद और बेंगलुरु 147वें 148वें पे रहा है। शीर्ष 2 पे कौन रहा है? पहले पे वियना जो ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरे पे रहा है कोपेनहेगन जो डेनमार्क में है। अंतिम 2 पे कौन है? दमिश्क जो सीरिया में पड़ता है और त्रिपोली जो लीबिया में है। नेक्स्ट है कि अन्य विविध के बारे में देखिए। अन्य विविध है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण, भारत में सबसे बड़े अलंकरण परमवीर चक्र 21 विजेताओं के नाम पर किया गया है। 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन द्वीपों का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर किया। सबसे बड़े द्वीप का नाम देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया गया है।
जनवरी 2023 को भारत और जापान की वायुसेना के मध्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण जापान में संपन्न हुआ। वर्ष 2022 का 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान कवि कथाकार सुजाता को उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष को दिया गया। वर्ष 2023 में ज्ञानपन पुरस्कार कवि मधुसूदन नायर को दिया गया। लेखक अरुंधति राय को चार्ल्स वेइलन फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार के लिए चुना गया। रामचंद्र गुहा की पुरस्कार जो है रिवेल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्ग्सफोर्ड पुरस्कार जीता है। 19 जून 2023 को 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में संपन्न हुआ। भारत ने लेबनान टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता। अगला पॉइंट इसमें है 18 जून 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सतारिया 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि चिली के पैंटागोनिया में वैज्ञानिकों को पहली बार शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? चिली के पैंटागोनिया में मिले हैं। पहली बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं। डीसीजीआई से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन जो है जनरल कोवैक ओएम का निर्माण जेनेवा बायोफॉर्म्यूलिक्लिट्स ने किया है। भारत ने वियतनाम देश को INS कृपान उपहार में देने की घोषणा की है, बल्कि देने की घोषणा नहीं बल्कि दे भी दिया है। INS कृपान को वियतनाम को भारत गिफ्ट में दे दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें पात्र मित्रों एप्लीकेशन के बारे में। देखिए तो जूट किसानों को MSP और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने जूट संगोष्ठी के दौरान भारतीय जूट निगम लिमिटेड के द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पात्र मित्रों लॉन्च किया है। एप्लीकेशन 6 भाषाओं में नवीनतम कृषि पद्धतियां और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP, जूट ग्रेडेशन पैरामीटर, किसान केंद्रित योजनाएं जैसे जूट ICSIR, मौसम पूर्वानुमान, JCIA के खरीदो केंद्र के स्थान खरीद नीतियां भी ऐप पर उपलब्ध करा जाएगी। यानी कृषि से जितने भी संबंधित है, ये नवीनतम कृषि हो या न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इससे संबंधित सारे इस पर जानकारियाँ दिए जाएंगे। किसमें? पात्र पिट्रो एप्लीकेशन में दिए जाएंगे। ये 6 भाषाओं में उपलब्ध है। तो हम लोगों ने विविध घटनाक्रम को कवर किया।